नमस्कार दोस्तों, यूपी सुपर टेट को लेके आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन डेली देखिए। आप लोगों को इससे क्वेश्चन कराए जाने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर डेली नहीं हो पाता है तो दोस्तों आप लोगों को हफ्ते में 2 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन के 2 सेट एक दिन में रहेंगे और हफ्ते में कुल 40 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से 4 सेट प्रदान किए जाएंगे। ये दोस्तों जो 4 सेट रहेंगे 40 क्वेश्चन, वो केवल 40 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव बताया जाएगा। उसमें जो भी ऑप्शन रहेंगे जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से बताया जाएगा, जिससे आप लोग कम समय में अपनी पकड़ को ज़्यादा मजबूत कर सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग देखना ना भूलेंगे। डेली शाम 7 बजे आप लोगों की ये सीरीज आ जाएगी। तो आइए एक स्लोगन के साथ शुरू करते हैं। पेड़ों को ना काटो, जीवन बचाओ, आओ मिलजुल कर धरती को सजाओ। तो आप लोगों को भी दोस्तों अपने आसपास पर्यावरण को हरा भरा रखना है, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन प्रैक्टिस सेट। इसमें आपका एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में आते हैं उसी फॉर्मेट में इसको सेट किया गया है। एक दिन में 2 सेट कराए जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट आपका एक है। प्रैक्टिस सेट एक कुल प्रश्नों की संख्या 10 होगी। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की संरचना का भाग नहीं है? तो पृथ्वी की संरचना का भाग कौन सा नहीं है? तो आपका यहाँ पे सूचकांक हो जाएगा। क्या सूचकांक पृथ्वी की संरचना का भाग नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी की संरचना के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आप लोग यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं पृथ्वी की संरचना कैसी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी की जो संरचना होती है, सबसे बाहरी परत को और सबसे ठोस परत जो होती है उसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। क्या होता है? क्रस्ट। नंबर 1 पे आपका होता है क्रस्ट। क्या होता है? क्रस्ट होता है। क्रस्ट इसको क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। क्या? सियाल। इसको सियाल कहा जाता है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसको याद करेंगे। सिलिकॉन और एल्युमिनियम इसमें होता है सियाल, और इसको सीमा कहा जाता है। SI छोटा लेटर है, SiMa। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें पूछा जाता है क्रस्ट में कौन कौन सा होता है? सियाल और सीमा याद करेंगे, सिलिकॉन एल्युमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम। इसके बाद आपकी दूसरी जो परत होती है वो आपका मध्य परत जो होती है, इसको क्या कहता है? मेंटल कहा जाता है। क्या कहता है? मेंटल कहा जाता है। मेंटल आपकी दूसरे नंबर की परत हो जाती है। जो तीसरे नंबर की परत होती है आपकी, इसको क्रोण क्या कहता है? क्रोण या कोर कहा जाता है। क्रोण या कोर कह सकते हैं। क्रोण या कोर कह सकते हैं। जो तीसरे नंबर पर, इसमें देखिए क्या क्या होता है? इसको नीफे बोला जाता है। क्या है? नीफे, NIFE, नीफे। इसको कहता है निकिल और फेरस। इसमें निकिल और फेरस होता है। इस प्रकार दोस्तों आप लोग जो पृथ्वी की संरचना के बारे में जो तीनों परत होती हैं उनके बारे में जान गए। कौन कौन सी? आपकी पहली क्रस्ट होती है, दूसरी मेंटल होती है, तीसरी आपकी क्रोण होती है। तो पहली को याद करेंगे, जो क्रस्ट होती है उसमें सियाल, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। उसके बाद सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम होती है, और जो क्रोण या कोर होती है उसमें आपका निकिल और फेरस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 नंबर के। तो आप देखिए, बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी। बहाव की दृष्टि से यहाँ पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपकी गंगा नदी हो जाएंगी। इसकी लंबाई यदि पूछा जाता है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई हो जाती है। यदि पूछा जाएगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से इनका उद्गम होता है। या देखिए पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में, पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में या कहाँ प्रवेश करती हैं? तो आपके बिजनौर जिले में। कहाँ पे? बिजनौर जिले में आपके प्रवेश करती हैं। आप यूपी का देखिए एक मैप थोड़ा सा ड्रा कर देते हैं। बिजनौर जिले से आपका ये प्रवेश करती हैं और आपके बलिया जिले से ये होकर बाहर चली जाती हैं, यदि उत्तर प्रदेश से इसके बारे में पूछा जाएगा तो। यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे, गोदावरी नदी
गोदावरी नदी देखिए प्रायद्वीपीय भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को क्या कहता है? वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखें, कई बार पूछा गया, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यदि गोदावरी नदी का उद्गम पूछा जाता है तो यह हम महाराष्ट्र के नासिक से निकलती हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती हैं। यदि दोस्तों यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी के बारे में पूछा जाता है, नर्मदा और ताप्ती नदी, जो नर्मदा और ताप्ती है, यह आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो कि डेल्टा का निर्माण ना करते हुए एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। किसका? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरे नंबर की। या दोस्तों आप लोगों को यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इनमें से कौन सा पर्वत शिखर भारत में नहीं है? तो इनमें से कौन सा पर्वत शिखर भारत में नहीं है? तो आपका देखिए अन्नपूर्णा जो हो जाएगा। कौन सा? अन्नपूर्णा पर्वत भारत में नहीं है। बाकी सभी पर्वत देखिए कंचनजंगा हो गया सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड और कामेट, सब भारत में स्थित पर्वत हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। इसी महाद्वीप में देखिए जनसंख्या की दृष्टि से दोनों बड़े देश आपका भारत और चीन स्थित हैं। तो दोस्तों क्रम से कभी कभी पूछा जाता है। एक नंबर पर देखिए आपका एशिया महाद्वीप हो जाता है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, तीसरे पे आपका उत्तरी अमेरिका हो जाता है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। चौथे पे आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। वहीं पे आपका पाँचवें पे कौन सा होता है? अंटार्कटिका हो जाता है। पाँचवें पे ऊपर अंटार्कटिका हो जाता है। छठे पे आपका यूरोप हो जाता है। छठे पे आपका यूरोप हो जाता है। सातवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। तो पूछा जाता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। अंधा महाद्वीप या अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो आपको अफ्रीका को अंध महाद्वीप या अंधा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महासागरों में पाए जाने वाला प्रवाल भित्तियों का विरंजन का क्या कारण है? देखिए महासागरों में जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं वो खत्म हो रही हैं, उनका विरंजन हो रहा है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका देखिए प्रमुख कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग घटना के कारण आप देखे होंगे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण में भी काफ़ी चेंजन देखने को मिल रहा है। असामयिक बारिश, मौसम परिवर्तन, तरह तरह के मौसम परिवर्तन आप लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देख रहे होंगे। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने जब यूपी टेट के लिए आप लोगों को पर्यावरण बताया था तो खूब अच्छे से हर जो भी MCQ कराया जाते उसमें बार बार आता था, उसको बताते थे। तो देखिए इसके लिए प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख गैसें कौन सी हैं, इसको पूछा था। पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख गैस, सबसे प्रमुख गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे प्रमुख कारण है। इसके बाद मीथेन होता है, CH4 होता है, और धान की खेत से जो निकलती है वहाँ से भी ग्लोबल वार्मिंग, जो गैस निकलती है भी ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करती है। जानवरों के द्वारा जो जुगली करते हैं, क्या जुगाली करते हैं आप लोग, जो पागुर कहते हैं, गाँव में भैंस पगुराती है, गाय जो पागुर करती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, लाफिंग गैस, CFC, यस हो जाता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाता है। इसी के साथ आपका O3 ओजोन O3 हो जाता है। और जलवायु देखिए भी प्रमुख कारण है। कौन सा? जलवायु भी एक प्रमुख है, कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तो सबसे प्रमुख कारण पूछा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं? पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या की बात की जाती है तो पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं? तो पृथ्वी पर दोस्तों कुल आपके 360 देशांतर है। कितने? 360 देशांतर हैं। आप लोग देख सकते हैं चित्र के माध्यम से देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं और आपकी विषुवत रेखा कौन। देखिए आपकी ये आपका ऐसे ग्लोब होता है, यहाँ पे उत्तरी देशांतर, ये दक्षिणी होती है, ये जो बीच में रेखा होती है इसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। जो बीच में ऐसे होती है इसको यमोत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहता है? यमोत्तर रेखा कहते हैं। ऐसे देखिए ये आपकी देशांतर रेखाएं होती है। कौन सी? देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। कौन सी? ये देशांतर रेखाएं
हो जाती हैं। और ये वाली जो होती हैं आपकी कलर दोस्तों चेंज करते हैं, ये आपकी जो हो जाती हैं ऐसे वाली आपकी विषुवत रेखाएं होती हैं। ये 0 अंश विषुवत रेखा होती है, ये ऊपर जाएंगे तो 90 अंश होती है। और देशांतर रेखा वाली देखिए आपका यमोत्तर रेखा होती है, जो आपका देशांत इधर आएंगे 180 अंश वेस्ट देशांतर रेखा, 180 अंश ईस्ट देशांतर रेखा हो जाती है। और आपका ये 0 अंश देशांतर रेखा हो जाती है। यदि 1 डिग्री देशांतर रेखा 1 डिग्री देशांतर रेखा पूछा जाता है कितने मिनट का कोण बनता है, तो 4 मिनट का कोण बनता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत की देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत की देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीस, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको भी आप लोग याद कर रखेंगे। मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो सौर मंडल है इसकी समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कौन सा है, सूर्य है। सूर्य में देखिए क्या होता है, यहाँ से जो आपका समस्त ऊर्जा का स्रोत होता है आपका सूर्य होता है सौर मंडल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8वें नंबर के। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो फ्री इंडियन लीजन सेना किसके द्वारा बनाई गई थी, तो यह सेना देखिए आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। इस सेना को कब बनाया गया था, 1941 में इस सेना को बनाया गया था। कहाँ पे, जर्मनी में बनाया गया था। कहाँ पे, जर्मनी में। यह भारतीय सैन्य की एक टुकड़ी थी, भारतीय सेनाओं की एक टुकड़ी थी। आपकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उसको एक वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए रास बिहारी बोस जो हैं, रास बिहारी बोस, यहाँ पे देखिए रास बिहारी घोष, अगर देखा जाए रास बिहारी घोष अगर बात किया जाता है तो रास बिहारी घोष ने कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन होता है 1907 में उसकी अध्यक्षता उनके था रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। आइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। तो दोस्तों प्रमुख जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको बार बार आने की संभावना आपके सुपर टेट में प्रबल संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहले का आज का लास्ट क्वेश्चन है देखिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट दूसरा आएगा इसी में ही। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आप लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना है, क्योंकि आपका आपदा प्रबंधन का सिलेबस में दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपकी औद्योगिक दुर्घटना जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे देखिए चक्रवात प्राकृतिक आपदा हो जाती है, बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा हो जाता है और ज्वालामुखी भी आपका प्राकृतिक आपदा हो जाती है। अभी देखिए बिजली जो गिरती थी उसको भी प्राकृतिक आपदा में रखा गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार देखिए आपका ये 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी में ही अगला 10 क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट 2 आपका इसी में कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप लोगों को यह प्रयास हमारा अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे का आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखेंगे मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे तूफान, आंधी, मेघ गर्जन, तुषार, कोहरा, ओला, बादल, वज्रपात आदि किस मंडल या किस परत में घटित होती है। तो दोस्तों इसको आप लोगों को अच्छे से बताते हैं। पूरा जो परत होती है किसमें कौन सी घटना होती है उसको आप लोगों को बताते हैं और बगल में आप लोग देखिए चित्र के माध्यम से भी घटना को याद कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले
इसका उत्तर ले लेते हैं। यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल इसका उत्तर आपका हो जाएगा। यह जो आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्या होती है? सबसे निचली परत आपकी होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं आपके क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं, चाहे वह आंधी हो गया, तूफान हो गया, मेघ गर्जना, बादल ओदल, जितने भी सब कुछ मौसम संबंधी घटनाएं होंगी आपके क्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके बाद आपका आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें आपका जो क्या होता है, जो जहाज उड़ने के लिए अच्छी होती है वह आपका समताप मंडल होता है। ओजोनोस्फीयर, ओजोन मंडल जो होता है, ओजोनोस्फीयर जो आपके अल्ट्रावायलेट किरण होती है उसको रोकने के लिए होती है। उसके बाद आपका आयन मंडल होता है। उसके बाद आपका बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर होता है। तो आप लोग चित्र के माध्यम से भी इस चीज को देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? लेबर डे 1 मई को आपका मनाया जाता है। तो दोस्तों किसी किसी वीडियो में आप लोगों को पर्यावरण से और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसको भी कवर करा दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखेंगे देश में असमान आय वितरण की चुनौती है, भी सही है, क्योंकि देश में अपने देखिए आय का जो वितरण है, किसी के पास इतना ज़्यादा धन है, किसी के पास एकदम कम है, कोई एकदम गरीब है, कोई करोड़पति लाखपति अरबपति है। राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। जो राजकोषीय संतुलन है उसको भी बनाए रखने की एक चुनौती है। बैंकों के बढ़ते एनपीए की चुनौती है। देखिए बैंकों का एनपीए बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ही दिनों से लगभग हर बार बैंकों का जो एनपीए है बढ़ता ही चला जा रहा है। काले धन की चुनौती, जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी की भी चुनौती अपने देश में बढ़ रही है। जैसे पहले थी, लोग ब्लैक मनी के रूप में अपने पैसे को इधर उधर छिपाए रहते हैं, जिससे मुद्रा का प्रचलन कम हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल नहीं है? इसमें से कौन सा भारतीय विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल नहीं है? तो विश्व विरासत स्थल से देखिए आर्ट एंड कल्चर का यह क्वेश्चन है। प्रयागराज का किला, जो प्रयागराज इलाहाबाद का किला है, यह देखिए विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल नहीं है। इसका निर्माण जैसे किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। आपका ताजमहल सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, जो कि आगरा में स्थित है। खजुराहो का मंदिर है। हुमायूं का मकबरा भी सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए आपदा प्रबंधन से भी एक क्वेश्चन आपके आने रहेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में आपदा प्रबंधन दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ से एक क्वेश्चन आना जरूरी है। जल आपका प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाढ़ का आ जाना, मिट्टी भूस्खलन हो जाना, वायु आंधी तूफान, जिसको तूफान कहा जाता है, बड़े बड़े टोर्नेडो जो आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी प्राकृतिक संपदा हो जाती है। क्या हो जाती है? प्राकृतिक संपदा हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हाल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग का क्या नाम है? देखिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, या किसने क्यों कहाँ से जोड़ता है? प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। इसकी लंबाई कहीं कहीं पूछ लेता है, तो 1620 किलोमीटर है। कितनी है? 1620 किलोमीटर इस जलमार्ग की लंबाई है, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हल्दिया तक यह जलमार्ग जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए सरकार भी जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए इस पे अच्छे से काम कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था उसमें जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। दोस्तों यह भी देखिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तरीके से पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको
कभी कभी पुराने क्वेश्चन जो ऑपरेशन होते हैं उनको पूछे जाने की संभावना हो जाती है, लेकिन जो नए ऑपरेशन होते हैं उनको पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। लेकिन इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो एक पद पर रहते हुए भी दूसरे पद की अध्यक्षता करता है वही पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। एक पद पर रहते हुए दूसरे पद पर कार्य करना ही पदेन अध्यक्ष होता है। जैसे नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष पूछा जाता है तो भी प्रधानमंत्री ही होता है। यहाँ पे देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका क्या हो जाता है? बृहस्पति हो जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा यह आपका ग्रह हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग जो ग्रहों का क्रम है इस चीज़ के माध्यम से आप लोग ग्रहों का क्रम भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों के क्रम से भी सौरमंडल के क्वेश्चन को पूछा जाता होता है। तो आप लोग इस चित्र के माध्यम से याद कर लीजिएगा दोस्तों। टाइम कम रहती है इसी वजह से चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिखा दिया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें देखिए 10वां क्वेश्चन लिया नहीं गया है तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों। इसमें 10वां क्वेश्चन क्या है? पूर्ण रूप से पंचायती राज 10वां क्वेश्चन, पंचायती राज्य का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जनपद, कहाँ पे? नागौर जनपद में हुआ था। किस प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर, यहाँ पे 2 अक्टूबर है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई थी? तो JL नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें ऐड नहीं कर पाए थे दोस्तों, इस वजह से आपका 10वां क्वेश्चन ऑलरेडी रूप से बता दिए हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का 20 क्वेश्चन हो गया होगा और उसमें जो हमने स्टेप फैक्ट बताया उस प्रकार से आपका लगभग 40 क्वेश्चन आप लोगों के इस प्रकार से तैयार हो जाएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई को धारदार दीजिए, जिससे आप लोगों की आने वाली सुपर टेट में आपके अच्छे से अच्छे मार्क आएँ और आपकी एक सीट पक्की जाए। तो आप सभी लोगों को दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।